हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम कर रहे हैं हमारे 11th क्लास फिजिक्स की रिवीजन। तो आज की जो क्लास होगी इसमें मोस्टली आपके 3 से 4 चैप्टर मैं कवर करके चलूँगा। हो सके तो कोशिश करूँगा कि 3 से 4 हो जाएं, लेकिन आज जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाले चैप्टर होते हैं आपके, जो इजी चैप्टर होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस थ्योरेटिकल ज़्यादा बनते हैं, उसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज जो डिस्कस करूंगा मैं चैप्टर दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। बेसिक बातें करेंगे और फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर आपको भी पता है कि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, बट अपनी पूरी कोशिश रहेगी कंप्लीट रिवीजन के साथ इन चैप्टर्स को ख़त्म करने की। तो सारे के सारे कनेक्ट हो जाओ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। जो भी हमारी टीम का मेंबर बनना चाहता है, यानी कि पढ़रे की टीम का मेंबर बनना चाहता है, वो पढ़रे की ऐप को भी डाउनलोड करें और प्ले स्टोर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कोई भी फ्री मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं। आप जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। रिवीजन के मोटिव से मैं कराऊंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आपकी एक क्लास में पॉसिबल नहीं होता, आप जानते हो ये बात, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम भी आपको पता है बहुत ज़्यादा पास है, तो इस हिसाब से ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, भाई देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या है, क्या बोलना चाहता है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है आपका टॉपिक, इसमें हम जनरली स्ट्रक्चर देखते हैं सॉलिड का, कि सॉलिड में अगर इलास्टिसिटी आ रही है, यानी कि हम कहते हैं कि सॉलिड जो है दो तरह के होते हैं। एक तो जिसको आपने फोर्स लगाया, टूट गए, खत्म हो गए, डिटीरियोरेट हो गए। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं ना जिनमें कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज आती है। हम कई बार देखते थे कि जब हमारे पास तार होते हैं जिनमें डक्टिलिटी आती है या मेलेबिलिटी आती है, किस वजह से आती है? क्योंकि वो टूटते भी नहीं है। दूसरा फिर हमने देखा कि अगर डक्टिलिटी आई तो किस लिमिट तक आई। कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो उसको अगर आप किसी फोर्स से खींचते हो तो उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है, और डिफॉर्म शेप होने के कारण क्या होता है, इलोंगेशन आता है, एक्सटेंशन आती है उसके अंदर, ठीक है, लेंथ बढ़ जाती है। जो भी पैरामीटर हम उसकी मतलब मेजरमेंट का लेते हैं वो चेंज हो जाता है। क्या रीज़न क्या है इस चीज़ का? तो इसका रीज़न सबसे पहला है आपका हुक्स लॉ या स्प्रिंग बॉल मॉडल ऑफ द सॉलिड। कैसा है कि इसमें आपको एज्यूम करवा देते हैं कि आपका जो सॉलिड है ना, जिससे आपका सॉलिड, मान लो कोई सॉलिड आप सोच रहे हो कि सपोज करो सॉलिड आपने बार ले ली कॉपर की, या कॉपर की ईंट है आपके पास, या लोहे की ईंट है सॉलिड में। तो क्या माना गया स्प्रिंग बोर्ड मॉडल में कि जो आपके एटम्स होंगे, जो भी आपके एटम्स होंगे, ये सारे स्प्रिंग से कनेक्ट होंगे। असली में कोई स्प्रिंग नहीं होता, असली में कोई स्प्रिंग नहीं होता, बट ये बोला गया कि जो भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसमें एटम्स के बीच में जो फोर्स होगी वो इस टाइप से होगी कि इनके बीच में स्प्रिंग की एलोंगेशन या स्प्रिंग टाइप फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं ढंग से बताऊं तो आपने केमिस्ट्री में अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर किया होगा 11th में ही, वहाँ पे एक थ्योरी आई होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने सीखा था कि वही एटम बॉन्ड बना पाते हैं या उसी जगह पे जिनका पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ इस टाइप से होता है, जिनका पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ इस टाइप से होता है कि दो एटम अभी फिलहाल एक दूसरे के बहुत बहुत दूर दूर हैं, फिर जैसे इन दोनों को पास लेके आया, इन दोनों का सेपरेशन को घटाया, एक मिनिमम एनर्जी की स्टेट आती है जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, जहाँ पे क्या होता है आपका बॉन्ड बन जाता है। तो यही काम आपके सॉलिड के साथ होता है। अब एक बात देखो, पैराबोलिक नेचर दिख रहा है। पैराबोलिक नेचर में क्या होता है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक मिल जाए, इसका मतलब क्या, वहाँ पे स्प्रिंग लाइक या फिर कहूँ मैं SHM लाइक मोशन हो सकती है, और यही आपका होता भी है। तो इसी केमिस्ट्री के कर्व से ये बात पता चल गई। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि यस we can make a solid which have elongation या elastic property within some range। तो कुछ इस टाइप से आपका स्प्रिंग बॉल मॉडल काम आता है कि आपके सारे एटम्स को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो, कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट कर दो। फिर इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हुक्स लॉ से डिपेंड करेगा, ठीक है, वो हुक्स लॉ से डिपेंड करेगा। इस टाइप से आपका बनता है
स्प्रिंग बॉल मॉडल कि अगर एक साइड से खींचा तो जैसे स्प्रिंग खींचती है वैसे ही आपके एटम में इलोंगेशन आती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि एक बार तक तो उससे नीचे तक तो ये अपनी शेप रीगेन कर सकता है, पर जैसे ही आपने एक मैक्सिमम एक्सट्रीमम लिमिट क्रॉस कर दी उसके बाद वापस उसी शेप में नहीं आता ना। अब आपको पता है कि स्ट्रेस का मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा के शेप को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रेस। और स्ट्रेन का मतलब क्या, स्ट्रेन का मतलब दिमाग में ही एक आता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेन मतलब खिंचाव आना। हमने कहते हैं ना मसल स्ट्रेन आया हुआ है बॉडी में, मसल में खिंचाव आना, ठीक है। एक खिंचाव मतलब कि एक नॉर्मल से हम कहाँ भटक रहे हैं, है ना। आपके पास मान लो एक तार है, ये तार है आपकी, यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया, बांध दिया किसी बार से, फिर इसको मैंने किसी एक फोर्स से खींचा, इसको किसी एक फोर्स से खींचा, इसकी शेप पहले एल थी, इसकी शेप पहले एल थी, मैंने मान रखा है अभी तक इसकी शेप पहले एल थी। अब आफ्टर इलोंगेशन इस फोर्स की जैसे इसकी शेप में कुछ डिफरेंस आ गया, दैट इज एल प्लस डेल्टा एल, इसकी शेप में डिफरेंस आ गया, ठीक है, डेल्टा एल। अब ये जो डेल्टा एल है ये क्या है, मेरा इस चेन ही तो है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं आपका डेल्टा एल अपॉन इट्स नेचुरल लेंथ, इसको बोला जाता है आपके स्ट्रेन। और आपको ये पता है स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वो आपको पता है, इतना डिस्कस नहीं कर सकते। आपको इतना पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, हर एक कंपाउंड का, हर एक मटेरियल का जो सॉलिड में है उसका अपना एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, उसका अपना एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिसमें एक बात होती है क्या, अगर लेंथ में चेंज आ रहा है, स्ट्रेस, किसी स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ रहा है, तो उनका रेशो इन लेंथ टर्म्स तो होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर नॉर्मल है तो वॉल्यूमेट्रिक टाइप में तो आता है वॉल्यूमेट्रिक या मॉडुलस, या फिर कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको पता है यंग्स मॉडुलस किसके लिए, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल के लिए, ठीक है। बल्क मॉडुलस को मैं अभी एक बार बी से डिनोट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आप किसी से डिनोट कर सकते हो, यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। ये आपके बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब आपका इंपॉर्टेंट आता है जो वो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, पहली बात तो जरूरत क्यों है, हमें जरूरत भी तो होती है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप जानते हो आपके लाइफ में इंजीनियर्स जो होते हैं कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो आप कई बार ट्रैफिक रोड पे जाते हो, पुल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं ना, फ्लाईओवर ऊपर, तो उसके गार्डर लगते हैं, आपको पता है ना गार्डर, जिसके ऊपर आपका सारा पुल की सपोर्ट टिकी होती है। यहीं अगर मैं जाऊँ रेलवे ट्रैक्स को भी इस तरह से बिछाया हुआ है कि सारी सपोर्ट आपकी टिकी हुई है। इनके मटेरियल को तो चुनने में फ़र्क होता है ना, हम ऐसे तो नहीं है कि कोई मन करा उसी का हमने पुल बना दिया, है ना। इनके मटेरियल डिसाइड होते हैं, क्यों डिसाइड होती हैं, इनका एक नेचर होता है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उनका एक नेचर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है आपका कि आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है आपका स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे लाई करता है आपका स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे लाई करता है आपका स्ट्रेन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं आपका स्ट्रेन। तो होता क्या है, ठीक है, एक मिनट वेट करना। तो होता क्या है आपका, अब अलग अलग स्ट्रेस अप्लाई करके कितना स्ट्रेन आ रहा है ये हम चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं। अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये रहा, स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है, मैंने किसी तार पे स्ट्रेस लगाया, मैंने किसी तार पे स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस का मतलब क्या, उसके पर्टिकुलर एरिया पे मैंने कोई फोर्स लगा के या कोई लोड लगा के उसको खींचना स्टार्ट कर दिया, तो स्ट्रेन आएगा, ऑब्वियस ही बात है, लेंथ चेंज होगी, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग स्टेज में ये हमेशा स्ट्रेट
अगर मैं कहूँ मेरा डायग्राम स्ट्रेट नहीं बना, स्ट्रेट ऐसे बढ़ती है, ठीक है, ये स्ट्रेट बढ़ती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, हुक्स लॉ वेरीफाई, ठीक है, हुक्स लॉ वेरीफाई हो जाता है कि जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे आपका स्ट्रेन बढ़ता है, जैसे कि आपका इसमें बताया गया है, किसमें, स्प्रिंग बॉल मॉडल में, क्योंकि स्प्रिंग बॉल मॉडल में है क्या, स्प्रिंग ही तो है, और स्प्रिंग में हुक्स लॉ क्या होता है, F = kx, तो यही काम आपका यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ तक आपका काम समाप्त नहीं होता, यहाँ पे एक लिमिट आती है जिसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है क्या। उसके बाद क्या होता है, आपका जो ये प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ये खत्म हो जाता है। तो डेफिनेशन आती है कि क्या होता है यील्ड पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट के बाद आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, या कहूँ मैं हुक्स लॉ, वो फेल होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, उसके बाद क्या कहानी आती है, कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि उसके बाद आपका मटेरियल डिफॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि कम स्ट्रेस लगाता हूँ तो स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है, कम स्ट्रेस लगाता हूँ तो स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है। देखो ध्यान से, है ना, वेरिएशन कम है, स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है ना, ऐसा कुछ होता है, आप मानते हो। अब इसको अगर मैं हमारी एक्स एक्सिस से मिला दूँ, इस चीज़ को, तो यहाँ पे आता है हमारा क्या, यहाँ पे आता है क्या हमारा परमानेंट सेट, यहाँ पे आता है हमारा क्या परमानेंट सेट। परमानेंट सेट का मतलब और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बताता है, कई बार आपने देखा होगा कि हमने लोड लगाया, तार खींची, या फिर अगर मैंने स्प्रिंग को जब तक खींचा वो खींचती रही, ठीक है, फिर हाफ फोर्स को हटाया, स्प्रिंग अपनी शेप में वापस आ गई। लेकिन कई बार आपने देखा भी होगा कि ज़्यादा तेज फोर्स खींच दी, फिर स्प्रिंग ही खराब हो गया, आपका स्प्रिंग ही ऐसे गंदी से शेप का हो गया, हो जाता है ना, यानी कि आपका स्ट्रेन अभी भी मौजूद है विदाउट अप्लाइंग द स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं आपका परमानेंट सेट, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, इसके बाद आता है इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉइंट, जहाँ पे इसका इलास्टिक बिहेवियर बिगड़ जाता है, और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, इस टाइप से, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, और आखिरी में जाके यहाँ पे आता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे आखिरी में जाके आता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे आपकी ये आपका यील्ड पॉइंट, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे आपका आ गया प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। पर क्या हमने तो बुक में था सर, ये बताओ, आपके पास तो बुक थी तो आपने बुक में से बता दिया, है ना, आपने तो बुक में से बता दिया कि ये कर्व बनेगा। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसे ही कुछ नहीं कराया जाएगा। देखो होता क्या है, ये तो आपके पास सिलेबस में है वो कर्व है, मैं आपको आज एक्सपेरिमेंटल दिखाता हूँ। देखो, देयर आर सम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें प्रेशर अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जिसमें प्रेशर लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। बट एक चीज़ देखना आज अच्छी सी, ये कर्व तो जो आपको बुक में दिखाया हुआ वो है, लेकिन रिसर्च में या रिसर्च मेथोडोलॉजी में यही टेक्निक कहाँ आ जाती है। देखो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन है वो क्या होता है कि मान लो आपके पास 1 मीटर की तार है ना, तो आपके पास चेंज आएगा पे तो कितना, 1 सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा लेंथ में, इतना ही आएगा ना। कई बार क्या होता है जब आप रिसर्च लेवल पे जाते हो, जैसे कि मैं खुद भी अपना पार्ट बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, फिलहाल मैं KNN यानी कि पोटेशियम सोडियम नायोबेट टाइप का एक मटेरियल डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें भी स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन आता है, बट स्ट्रेन होता है 10⁻⁻6 में, -6 माइक्रो स्ट्रेन, नैनो स्ट्रेन तक चला जाता है बात। यानी कि ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनकी लिमिट है लेकिन वो इतनी छोटी है कि हम निकाल ही नहीं सकते, तो उनका कर्व है ना बड़ी बड़ी मशीन से निकाला जाता है, तो वो भी कुछ इस टाइप का ही आता है। उसमें पता है हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो कुछ कर्व इस टाइप का आता है। अगर आपको यहाँ ड्राइंग में दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का वो कर्व आता है,
ऐसे इस टाइप का कर्व बनता दिखता है, ये जो रिसर्च वाला। अब कई बार किसी का मटेरियल ऐसा होता है कि उसका कर्व ऐसे आ जाता है, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि सॉलिड का कोई भी नेचर हो, स्टार्टिंग में हुक्स लॉ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन वाले पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना कि यील्ड पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां मेरी मैक्सिमम लिमिट पहुंच जाती है, जहां तक सिर्फ हुक्स लॉ वेरीफाई होगा। उसके बाद आती है यहाँ इलास्टिक लिमिट, जिसके बाद मेरा क्या होगा, स्ट्रेस इतना हो जाएगा कि वो अब वापस शेप में नहीं आने वाला सॉलिड। उसके बाद क्या आएगा, आपका प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, और आखिरी में आएगा एक फ्रैक्चर पॉइंट, जिसके बाद आपकी तार या फिर ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो ये था थ्योरेटिकल वाला टॉपिक आपका सॉलिड के अंदर। इससे ज़्यादा आपको बाहर आएगा नहीं, इससे ज़्यादा आपको पता भी है। एक तरह का क्वेश्चन मैं और आपको सिखा देता हूँ, जो हर बार मोस्टली टाइम पूछा जाता है, आपको दे देगा कुछ इस टाइप से कि ना आपके पास एक तो ये तार लटकी पड़ी है, ठीक है, जिसके ऊपर एक m मास का लोड है, ये आपकी बता दी कि ये कॉपर की तार है, ठीक है। और दूसरी आपको कह देंगे कि ये आपकी एल्यूमिनियम की तार है, ये आपकी एल्यूमिनियम की तार, यहाँ पे भी आपका मास है। तो आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों तार के यंग्स मॉडुलस का रेशो क्या है। तो कुछ नहीं, निकालने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ ये देखो, पहले आओ इस वाले मास पे, छोटे वाले मास पे, एल्यूमिनियम की तार पे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ। जो फोर्स होगा अप्लाई, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ में कितना चेंज आ रहा है एल्यूमिनियम के अंदर, यही है आपका, इतना ही बोल सकते हैं ना, मानते हो ये वाली चीज, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अगला आपका फोर्स ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर निकालना है, तो फोर्स ऑन कॉपर डिवाइड बाय ए कॉपर। तो आपको ना एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों के दोनों सेम दिए होंगे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम दिया होंगे, और वो ऑब्वियस भी आप जानते भी हो सेम होंगे ही, दो तारे हैं तो सेम ही देंगे आपको, ठीक है। अब आपको कैसे देखना है, लोड देखने कितना किस पे आ रहा है। जब क्रॉस सेक्शन देखना तो वाई कॉपर का देखो कैसे निकलेगा, कॉपर का देखना आसान है, कॉपर पे इस तार पे कितना लोड आ रहा है, mg इसका भी mg इसका भी, तो टोटल कितना आ रहा है आपका 2 mg आ रहा है, 2 mg आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय ए कॉपर, ठीक है, इनटू में डेल्टा LCU, इनटू में LCU। इसके बाद वाई एल्यूमिनियम, सेम ये चीज, एल्यूमिनियम में लोड सिर्फ कितना mg, क्योंकि एक ही तार है, L एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आप कैसे भी करके क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब आप कैसे भी करके आप रेशो लेना चाहो, जो भी निकालना चाहो निकालते रहना, इस टाइप के सवाल आपसे इजीली हो जाएंगे, और अलग अलग मटेरियल के भी आते हैं तो आप कर ले जाओगे, ज़्यादा टफ इससे आता नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी। अब आते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की रिविजन पे, क्योंकि देखो टाइम कम बचा है, धीरे धीरे टॉपिक सबके खत्म करवाने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सबसे पहले मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, आपका क्या होता है। मेन टॉपिक आपका होता है एरिया ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। मेन पॉइंट आपका आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड के अंदर। पास्कल लॉ आप सभी जानते हो, सब रट के आए हुए हो, पहले ही देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद करने को रट्टा मारा हुआ है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब सर ये बताओ, रट्टा तो मार लिया है क्या चीज़ ये, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बचपन में हम सभी एक खेल खेला करते थे, खेल ये खेलते थे कि जब हमारे पास पानी बह रहा होता था पाइप के अंदर, बचपन से सभी बच्चों को पाइप में नहाने का बहुत शौक होता था। रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा फ्लूइड में, तब समझ आएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल ये था कि हम जब बचपन में हुआ करते थे सर जी, तब हमारे पास एक पानी की पाइप होती थी घर में, हम चाहे बाल्टी हो हमारे पास, हमको उसमें नहाने में मज़ा नहीं आता था, क्यों, पाइप में ज़्यादा मज़ा आता था। और सर कमाल तो तब हो जाती थी कि जब पानी की पाइप से, ऐसे मान लो ये पानी की पाइप है आपकी, ये पानी की पाइप है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, ठीक है, और V1 वेलोसिटी से पानी आ रहा था। लेकिन जैसे ही इस दूसरे एंड के ऊपर पाइप को मैंने ऐसे पिचका दिया, इस दूसरे एंड के पानी को जैसे ही मैंने पिचका दिया, तो क्या कहानी में ट्विस्ट आया, यहाँ पानी की वेलोसिटी तो तेज होगी, पानी की वेलोसिटी तेज होगी, एक फव्वारा बन जाता था। यही काम आपने देखा होगा कि जब स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि लोग पौधे में पानी देते हैं तो पानी का पाइप को आगे से मुंह पिचका देते हैं, मुंह पिचका देते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर, पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या, जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, या जहाँ प्रेशर
कम, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। अब एक बात देखो ज़रा सामने से, आपने बचपन में भी देखा ये खेल कि ना, जिसकी ज़्यादा एरिया उतनी वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी कि जहाँ एरिया बढ़ा वहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है। ये इक्वेशन आपको बताती है। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से? सबसे बड़ी बात मेन यही है आपकी, क्योंकि फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। तो बात करते हैं क्या है, ज़रा देखो इसको, ज़रा क्या है देखो। आपके पास पाइप है, मान लो ये मैंने बना दी पाइप, पानी की पाइप बना दी, ठीक है। यहाँ पे पानी की वेलोसिटी गई A1 V1 से, ठीक है। यहाँ पे आपका A2 V2। हमसे पूछा गया रिलेशन बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पार्ट्स कट कर लेता हूँ पाइप का, ठीक है। मैं पाइप का कुछ एक पार्ट स्टार्टिंग वाला कट कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे कट करूँ आप बताओ। अब आप मान लो मैंने ये इतना इतना पार्ट कट कर लिया, छोटा सा पार्ट कट कर लिया, छोटा सा पार्ट कट कर लिया। अब ज़रा ना मैथ से जवाब देना, खुद मैथ से। इतने हिस्से में जो पानी एंटर कर रहा है, कितना पानी एंटर करेगा? पानी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वी, क्योंकि इतना ही मास पानी का एंटर करेगा ना, इतना ही मास पानी का एंटर करेगा। कि रो इनटू वॉल्यूम क्या होती है आपकी? मास ही तो होता है। हाँ तो ठीक है, मास एंटर कितना हो रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम एंटर कितना हो रहा है, रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगी? रो तो रो की रो रहेगी, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है? V1 इंटू डेल्टा टी। ये क्या है? डेल्टा टी। V1 इंटू डेल्टा टी क्या? डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये, V1 इंटू डेल्टा टी। ये आपका V2 इंटू डेल्टा टी। बहुत आसान तरीके से करेंगे। मास कितना बाहर आ रहा है? अब आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है, जितना मास अंदर गया उतना ही मास बाहर आएगा। ले आओ, क्या रो ही मास बाहर आएगा? क्योंकि रो तो डेंसिटी सेम रहेगी, पानी चाहे घड़े में ले लो चाहे आप जग में ले लो। अब यहाँ पे एरिया बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, डेल्टा टी, ठीक है। मेरे को मास एंटर नज़र आया, मेरे को मास आउटसाइड नज़र आया। अब एक खुद से, अभी आप कोई, मैं मान के चलता हूँ आप एवरेज स्टूडेंट हो, मैं आपको भी नहीं मानता कि आप बहुत होशियार हो, बहुत फिजिक्स पढ़ी है, बट क्या इतना लॉजिक लगा सकते हो? भाई पानी के अंदर पाइप डाला, जितना पानी जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा ना। इतना लॉजिक जानते हो, है ना। खुद का दिमाग लगाते हैं, क्यों किसी बुक को पढ़ना। तो जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर आया, जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर आया, बशर्ते क्या, यहाँ जो वेलोसिटी के साथ गया उतनी वेलोसिटी से बाहर नहीं आया, नहीं आया ना, ठीक है। ये मैंने गेम कर दिया रेडी। अब क्या होगा, जितना पानी अंदर उतना पानी बाहर, ये दोनों को इक्वल कर दो, रो से रो कैंसिल, A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2 आपका प्रूव हो चुका है। ये आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको इतना पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके कंजर्वेशन ऑफ मास पे मतलब वैलिड है, मतलब कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लाइन जब आप लिख दोगे आपके एग्जामिनर को ये बात इतनी पसंद आ जाएगी कि आपको मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, वेयर इज बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम पढ़ेंगे उसको भी एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये सब लाइन लिखने की, जितना पानी सर अंदर जाएगा उतना पानी तो बाहर आएगा। सिर्फ वही तो मैंने कैलकुलेट किया, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, बड़े स्मॉल डिस्टेंस के लिए आउटसाइड पे, खत्म। छोटी सी चीज़ में डेरिवेशन खत्म होती है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से करेंगे, ठीक है। नाउ आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे, नाउ आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली, बड़े बचपन में इसने बड़ा दिमाग खाया है बच्चों का, ठीक है। क्या बर्नौलीज इक्वेशन, देखो भाई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना, काफ़ी टाइम हो चुका है। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली में एक चीज़ देखी थी हमने, बर्नौली
बर्नौलीज इक्वेशन आपके जीवन में इतनी ज़्यादा मायने है कि जहाँ फ्लूइड मूव किया वहाँ बर्नौली इक्वेशन लगा दो। ठीक है, इसी में आपके हार्ट की कहानी है। अब इसको बायोलॉजी के टर्म्स में समझा सकता हूँ एक पर आर्ट के ऊपर, पर मैं अभी इतना जाऊँगा नहीं। ठीक है, अभी एक काम समझो। आप कई बार सोचते हो बर्नौली इक्वेशन वैलिड कहाँ है, हमने पढ़ ली, सिलेबस में है, बट एक कंसेप्ट सीखो आज। जहाँ पे आपको पानी लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना हो, कैसे मतलब बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पानी की टंकी होती है, जो 10वें फ्लोर की बिल्डिंग होती है बॉम्बे जैसे शहरों में, तो पानी की मोटर हैवी रखनी पड़ती है ना। अब इतनी हैवी पानी की मोटर रखेंगे तो बिजली का बिल आएगा, है ना। तो मोटर भी एफिशिएंट बनानी ज़रूरी है। कौन बताएगा कितनी एफिशिएंट हो, है ना। सवाल तो ये है। देखो, चीज़ों में से चीज़ें निकलती हैं। फिजिक्स इज़ द सब्जेक्ट। जहाँ से हमने नज़र पड़ी वहीं से कुछ निकाल लिया, जहाँ से नज़र पड़ी वहीं से कुछ निकाल लिया। दूसरा, यही काम आपके बॉडी में हार्ट करता है। आपके पैरों में ब्लड है, ठीक है, वहाँ तक तो ग्रेविटी है। आप जब खड़े होते हो सारी ग्रेविटी सारे ब्लड को शरीर के नीचे तक खींच के रखती है। ब्रेन तक ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट पंप कर रहा है आपका, है ना। बर्नौली है, बर्नौलीज इक्वेशन यही तो कहती है फ्लूइड अगर लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाएगा एनर्जी लगेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क एनर्जी पावर में मैंने सिखाया था। अब हार्ट क्या करता है, वर्क डन करता है। आपकी मोटर क्या करती है, वर्क डन करती है। किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट, है ना। अब बात मान चुके हो, अब आप समझदार हो चुके हो, सब कुछ कर लोगे। तो बर्नौली इक्वेशन यही बताती है कि एनर्जी कंजर्व रहती है जब आप पानी की मोटर से लोअर लेवल से पानी हायर लेवल पे चढ़ा देते हो, तो मोटर तो आपकी कहानी कंजर्व रहती है। सपोज करो ये आपके पानी की पाइप हैं, ठीक है, ये आपके पानी की पाइप हैं, यहाँ पे आपके पानी की टंकी है किसी h हाइट पे। या आपके वाटर वर्क्स होते हैं ना, वाटर वर्क्स, ये वाटर वर्क्स वाली कहानी है। ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। मान लो ये आपका जोड़ है, ये जो भी आपका है ना, जो भी बांध वाला सिस्टम है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये आपका बांध वाला सिस्टम है, यहाँ पानी पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट मैंने मान ली कि h1 है, यहाँ पे इसकी हाइट मान ली ग्राउंड लेवल से h2 है, ठीक है। अब आप कहते हो कि ना पानी को यहाँ से चढ़ाना है ऊपर तक, कितनी मोटर वर्क डन करेगी या कितना वर्क डन होगा मोटर के द्वारा वाटर वर्क्स के ऊपर चढ़ाने में, ठीक है, वाटर वर्क्स के ऊपर चढ़ाने में। तो ये काम आपका बर्नौली जी प्रूव करके दिखाते हैं। बर्नौली जी बोलते हैं कि जितना भी वर्क डन होगा, जितना भी वर्क डन होगा वो किसके इक्वल आएगा, आपके जितना प्रेशर का चेंज आएगा, जितना प्रेशर का चेंज आएगा P1 माइनस P2 इंटू V, जितनी वॉल्यूम आपकी जाएगी, है ना। ये चीज मानते हो आप, ठीक है। अब आपको इतना पता होगा वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V ही तो होता है। तो वही लिखा है मैंने, प्रेशर का डिफरेंस P डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और इसीलिए हाइट पे पानी के वाटर वर्क्स को रखा जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा हाइट से आए, हाई प्रेशर के साथ पानी आए और सबके घर में प्रेशर फुल है। कहते नहीं प्रेशर फुल है भाई, पानी का प्रेशर फुल है, वो यही चीज़ होती है। अब हमने सीखा हुआ है, कल ही वर्क एनर्जी में पढ़ के आए थे कि आपका जो वर्क डन होता है, उसमें क्या है कहानी, उसमें कहानी ये है कि जो आपका वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है। अब आप सवाल पूछोगे सर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, ऐसे तरह के सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई। भाई पानी फ्लूइड मोशन करके जा रहा है, पानी दौड़ के जा रहा है, फ्लो करके जा रहा है, यानी कि आपके एटम मॉलिक्यूल्स पानी के बह रहे हैं, मोशन में हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, कहाँ से आएगी, सर हाइट का चेंज आया, जहाँ से हाइट का चेंज आया तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, ठीक है। तो निकालते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी बड़ा आसान है निकालना, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी KF माइनस KI, बड़ी इजीली निकाल सकते हो। क्या काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है, हाफ m V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होता है, आप जानते हो ये चीज़, ठीक है। V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कितना मास बाहर आया ये आपको किसने बताया, ये जानते नहीं आप, कितना मास आया ये आप नहीं जानते। तो मास को हटाओ, मास को फटाफट हटा दो। मास की जगह मैंने लिख दिया क्या, डेंसिटी, ठीक है। मास की जगह लिख दिया मैंने डेंसिटी इंटू डेल्टा V, कितनी वॉल्यूम आई, ठीक है। वहीं हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है कि U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये भी मैंने लिख दी। तो U फाइनल कितनी है आपकी, U फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मान लो इनिशियल एनर्जी मैंने लिख दी
एम जी एच, H2 माइनस H1, यही होगी आपकी, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। मानते हो ये चीज़? ठीक है, मान गए सर, ये वाली चीज़ भी मान गए। एम नहीं पता था, एम की जगह फिर लिख दिया रो इंटू डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी कितना, चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, रो इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे भी डेल्टा वी आएगा आपका, चेंज ही लिखना है। अब इन दोनों को क्या मैं साथ साथ लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल साथ साथ लिख सकता हूँ। क्या बनेगा आपका? P1 प्लस 1/2 रो डेल्टा वी V1 स्केयर, सॉरी डेल्टा वी को काटो एक बार, रो V1 स्केयर प्लस रो जी H1, रो जी H1, अभी यहाँ पे आएगा डेल्टा वी, ठीक है, इज इक्वल टू P2 प्लस में 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो जी H2 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी से डेल्टा वी काटो, आपका आ गया कौन सा? बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव होगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो जी H1। ठीक है, समझ आए सभी को यहाँ तक? तो ये थी कहानी आपके बर्नौलीज इक्वेशन की। इसी में आपका एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, अच्छे से जुड़ा हुआ है, जो आपका होता है टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, टोरिसेलीज फॉर्मूला। टोरिसेली लॉ क्या है? जब भाई बोतल में छेद हो जाता है आपकी बोतल में, ठीक है, कैसे? अब आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वाला ये दे देता है आपको, क्वेश्चन वाला दे देता है आपको, पानी की बोतल है या कुछ भी है आपके पास जुगाड़, ऐसे ऐसे पानी की बोतल है, उसमें ना पानी भरा हुआ था, पानी की भरा हुआ था, तो बोतल में छेद हो गया, यहाँ पे इसमें हो गया छेद हो गया। किस टाइप से कि इसका एरिया मैं दे रहा हूँ अभी A1, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है V1 वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ मैंने पानी का लेवल दे दिया एक बार के लिए Y2, पानी का लेवल दे दिया Y2, यहाँ से पानी का लेवल दे दिया मैंने Y1, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस दे दिया मैंने H का, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे दिया A, ठीक है, A2। तो आपको पता है टोरिसेलीज लॉ, पानी जब बहेगा तो वेलोसिटी के साथ आएगा, बट यहाँ से तो बंद है, यहाँ से सिस्टम तो बंद है ना, तो क्या है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ पहले। क्या? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये इक्वेशन इसलिए आई है कि जो पार्टिकल होगा, जो आपका पानी है, यहाँ से जब ये पानी नीचे जाएगा तो उधर से बाहर निकलेगा। अब ये पूछा हुआ कितनी हाइट से या कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा, उसका रिलेशन बताओ मेरे को, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स यानी कि जो पानी छूटता है आपका, कितने पानी से निकलता है। या वही वाली कहानी कि जब आपका सीवरेज है, सीवरेज से जब पानी एकदम से पानी निकलता है उसके होल से, मेन होल से, तो किस वेलोसिटी से निकलता है। तो आपको समझ आ गया। तो V2 यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या? A1/A2 इंटू में V1, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, आप मान गए, ठीक है। अब लगा दो बर्नौली थ्योरम, क्या? P1 प्लस 1/2 रो V स्केयर प्लस रो जी H1 प्लस P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो जी H2, ठीक है। अब H1 H2 लिखना है अपने को, तो H1 H2 किसकी फॉर्म में लिखना है? Y1 Y2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। लिख दो भाई, Y1 Y2 की फॉर्म में लिख दो, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका Y1, यहाँ पे आएगा आपका Y2। ये आपका है टोरिसेलीज लॉ, पानी की जो ऐसे ऐसे गिरेगी, ठीक है, टोरिसेलीज लॉ। तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या है? P ATM ही है, क्योंकि ऊपर ओपन है, हवा का प्रेशर। दूसरा क्या? ये रो V2 0, ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं है। नाउ आपका बनेगा क्या? 1/2 रो P1 स्केयर प्लस में Y1, ठीक है। ये आपका आएगा P प्लस में रो जी Y2, रो जी Y2। तो ये आखिरी में जाके आपका आएगा V1 इज इक्वल टू, सोल्व करने पे 2
y2 माइनस y1 p माइनस पी ए, ठीक है, p माइनस पी ए। एक और चीज़ भी आएगी इसके अंदर, डिवाइड बाय रो। ये आपका आएगा आंसर, ये आपका आएगा आंसर। इसी को बोलते हैं आपके स्पीड ऑफ एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ये कुछ नहीं है, एक नंबर की क्वांटिटी है जो ये बताती है कि आपका जो फ्लूइड है उसके अंदर लेमिनार यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का फ्लो का मतलब क्या, आपका जब लिक्विड पानी से बहता है तो आपको पता है एक तरह से तो हम देखते हैं कि जब रिवर बहती है ना, रिवर तो नहीं, कैनल बहती है तो उसका पानी कुछ सपाट ऐसे जा रहा होता है, सपाट सेम डायरेक्शन में, है ना, एक सेम डायरेक्शन में मंद गति से। लेकिन जैसे ही कोई झरना आता है तो यह ऐसे टर्बुलेंस आ जाती है, ऐसे ऐसे टर्बुलेंस, है ना, ऐसे। ऐसा क्यों आता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या कि एक स्ट्रीम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे पानी के वेलोसिटी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी के डायरेक्शन एक तरफ है। वहीं टर्बुलेंस में कहानी अलग हो जाती है, टर्बुलेंस में कहानी अलग अलग हो जाती है, सारा कुछ एक दूसरे पे टक्कर खाने वाला हो जाता है। अब कौन बताए ये चीज़ कि कौन सा लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा, कौन सा लिक्विड टर्बुलेंट फ्लो में होगा, तो इसको बताता है आपका रेनॉल्ड नंबर। और रेनॉल्ड नंबर आपको किससे डिनोट किया जाता है, इसको आर से डिनोट करते हैं, आर ई से। फॉर्मूला होता है रो वी डी बाय ईटा, रो वी डी बाय ईटा, वे डी इज द डायमीटर ऑफ योर पानी की पाइप जो भी है, ठीक है। अब इसकी लिमिट है कि जब आपका आर ही ग्रेटर देन 2000 हो जाए, आर ही ग्रेटर देन 2000 हो जाए तो ये होता है टर्बुलेंट। इसको याद कर लेना, ये होता है आपका टर्बुलेंट, ठीक है, वेर ईटा, ठीक है। अगर यही आपका आर ई आपका लाई करे आर ई आपका लाई करे 1000 से 2000 के बीच, तो आपका आता है स्ट्रीमलाइन, ठीक है, ये आपका आता है स्ट्रीमलाइन। और यहाँ पे ईटा जो होती है आपकी विस्कोसिटी होती है। अब आपको विस्कोसिटी पता है क्या होती है, विस्कोसिटी इज द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन ऑफ लिक्विड, कि कोई पानी, उसका मानने सपोज करो मैंने कोई लिक्विड है उसको मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, फर्श पे कितनी जल्दी फैल जाएगा। ये चीज़ कौन बताती है, विस्कोसिटी बताती है कि कोई लिक्विड के अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी कितनी होती है एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। समझ आया आप सभी को, ठीक है। नाउ अगला टॉपिक इसी में डिस्कस करते हैं आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ आपका हाइड्रोस्टैटिक में वैलिड होता है। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है आपका, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये कि जो आपका लिक्विड है अगर रेस्ट पे है तो उसकी क्या कहानी है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। कैसे, पास्कल लॉ बोलता है कि अगर आपका लिक्विड रेस्ट पे है यानी कि रुका हुआ पानी है तो उसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, F/A रहेगा। तो आपको पता ही है चीज़ की प्रूफ भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इतना इंपॉर्टेंट उसको नहीं है। पर एक आपके ना हाइड्रोलिक लिफ्ट दी हुई है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है कि सपोज करो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसको उठाने के लिए ना बड़ा लोड लगाना पड़ता है, भाई प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, कौन इतना जोर लगाए गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम आती है। होता क्या है, ऐसे ना एक सिस्टम होता है जिसके अंदर ऐसे पानी भर देते हैं, यानी कि ये पहला प्लेटफॉर्म, या आपका दूसरा प्लेटफॉर्म, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, यहाँ पे आपका फोर्स F1, यहाँ पे आपका फोर्स F2। होता क्या है, यहाँ पे आपकी गाड़ी को रख देते हैं, यहाँ पे आपकी गाड़ी को ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके गाड़ी को रख देते हैं। अब क्या होता है, इसमें ना पानी भरा हुआ है, पानी है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे किसी F लोड से, किसी फोर्स से इसको दबाया जाता है, पिस्टन को,
ठीक है। ये पिस्टन यहाँ पे दब जाता है, इसके दबने की वजह से क्या होता है, लिक्विड जो फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं हम कि लिक्विड ही कंप्रेस ना हो जाए, तो जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा होता है वहीं प्रेशर यहाँ से लगेगा, ये प्रेशर यहाँ से लगेगा, तो यानी कि कम लोड में एरिया को वेरी करके इस जगह का हम कितने भी भारी सामान को उठा सकते हैं। जहाज़ों में, डॉकयार्ड में यही टेक्निक यूज़ होती है, और आपकी रेलवे जो ट्रेन्स हैं उसमें भी इसी तरह से ट्रेनों को रोका जाता है। इन्हीं तरीक़ों से आपके ट्रेन्स के साथ जो ब्रेक्स हैं, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम या एयर ब्रेकिंग सिस्टम या लिक्विड ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो ये है लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, आपके बेसिक जो हैं आपको इंपॉर्टेंट मैं करा चुका हूँ। विस्कोसिटी का आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, सरफेस टेंशन का भी आपको मैं खुद अब इस टाइम 10 मिनट में नहीं करा सकता, तो आपको करना पड़ेगा। होप आप दोनों चैप्टर की रिवीजन अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि इसी से इतना इंपॉर्टेंट कर लोगे तो आ जाता है। हालांकि फिक्स टॉपिक बता रहा हूँ, टॉरिसेलीज लॉ स्पीड ऑफ एफ्लक्स पे या फिर आपका बर्नौलीज इक्वेशन पे पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये वाली रिवीजन के क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एक आपका टॉपिक रहता है इसके अंदर यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर उसका यूज़ जनरली किस लिए होता है, प्रेशर नापने के लिए, प्रेशर के नापने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है, प्रेशर नापने के लिए। और वेंचुरीमीटर भी आपका इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, इसी टॉपिक इन्हीं प्रिंसिपल पे यूज़ होता है। वेंचुरीमीटर जो होता है ना, पानी अगर फ्लो करता है तो बिजली के जो पानी के जो बिल आते हैं आपके, उसकी मशीन कैसे काम करती है, वेंचुरीमीटर आपके भी ऐसे ही काम आते हैं। आपका एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, बर्नौली प्रिंसिपल ही लगता है उसमें भी, जैसे इफ्लक्स की कहानी बताई है वैसे ही आपको आपकी बर्नौली काम आती है। तो होप इतना आप सभी को समझ आया। आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस इन तरह के टॉपिक्स के लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं आपके थोड़े से अटपटे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इनको रिवाइज करो, होप आप अच्छा एग्जाम करके आओगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से पढ़रे की ऐप को प्लीज़ डाउनलोड कर लेना और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।